मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी में पूरी तरह से घमासान चरम पर है, लेकिन एक इंतजार हो रहा है कि कब आखिर इंदौर संसदीय सीट पर बीजेपी का चेहरा साफ होगा और कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है बीजेपी और कांग्रेस। तमाम मसलों पर बात करेंगे, बहस करेंगे। हमारे साथ दो राजनीति के बड़े ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो कि जनता से सरोकार रखने वाली सियासत करते हैं और उन मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं जिन्हें जनता सुनना और देखना पसंद करती है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट और प्रवक्ता श्री सुमित मिश्रा जी। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और पूर्व प्रवक्ता श्री लकी अवस्थी जी। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी से, किन मुद्दे और किन वादे और किन इरादों के साथ वो इस लोकसभा चुनाव के रण में उतरी है। मिश्रा जी, क्या मानते हैं, कब चेहरा साफ होगा? इंदौर जिसे कि मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है, लेकिन इस दिल की धड़कनें अभी तेज हैं क्योंकि चेहरा आपका साफ नहीं है। कब तक ये सस्पेंस बढ़ता है? भारतीय जनता पार्टी में चेहरा चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है, विचार चुनाव लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और हम हमारे कमल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहले भी जीत दर्ज करती आई है और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेगी। इंदौर में जिस प्रकार का विकास माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के महापौर कार्यकाल से लेकर अभी माननीय गौड़ जी तक, उसके पहले बीच में उमा शशि शर्मा जी और माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी द्वारा लगातार 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद का अथक परिश्रम है, जो मध्य प्रदेश की हमारी शिवराज सिंह जी की पूर्व की सरकार के द्वारा किए गए यहाँ पर विकास कार्य हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार सामाजिक और धार्मिक और हर क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में जो हमारे राजनेता और हमारे विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं, उन सब को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अथक परिश्रम, कठोर परिश्रम और मेहनत से पुनः भारतीय जनता पार्टी इंदौर में ही नहीं मध्य प्रदेश की 29 सीट जीतने जा रही है और हम पूरे देश में ऐतिहासिक बहुमत के साथ पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। 29 सीटें कह रही हैं बीजेपी जीतेगी, लेकिन क्या लगता है इंदौर में 8 बार से बीजेपी है, क्या 9वीं बार आपको उम्मीद है कि बीजेपी को फिर देंगे या इस बार आप जीत दर्ज कराएंगे? इस बार निश्चय ही जो हमारा सबसे पहले बीजेपी से पहले चयन पंकज संघवी जी को दावेदार बनाया है, वो निश्चय ही चुनाव जीतेंगे। और सुमित भैया ने अभी कहा कि विकास की गंगा 20 साल से बह रही है इंदौर शहर में। ये इंदौर शहर की जनता जानती है कि जिस इंदौर शहर में आज भी विधवा पेंशन नहीं मिल रही हैं, आज भी जो जल पीने का जो पानी है, जो अत्यंत आवश्यक वस्तु है, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आज इंदौर शहर में अगर आप रोड पर निकलो, 2 नंबर क्षेत्र में निकल जाओ, किसी रोड पर निकलो तो ठेलों का ऐसा भरमार रहता है कि लोग निकल नहीं पाते हैं। अतिक्रमण मुक्त हो नहीं पा रहा है। समाज का जो आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति है, उसको अगर कोई सुविधा जो मिलना चाहिए, जो सरकार में मिलना थी, जो इनका पहले सरकार थी, वो आज तक मिल नहीं पाई। जिस सांसद की बात कर रहे हैं, उन सांसद ने कभी भी किसी के यहाँ पे दुख में सुख में कभी उपलब्ध पाई नहीं गई। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चय ही इस बार कांग्रेस का परचम, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, देश में सरकार बनेगी और वक्त है बदलाव का। कांग्रेस का प्रत्याशी इंदौर शहर में मां अल्या के आशीर्वाद से इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा, कांग्रेस का पंजा आएगा, ऐसा कहना है लकी अवस्थी जी का, आप क्या मानते हैं? अब लक्की भाई हमारे बड़े भाई हैं, ब्राह्मण देवता हैं। जैसे मुझे हंसी भी आ रही थी लक्की भाई जब बोल रहे थे, तो लेकिन राजनीतिक विचारधारा तो अलग है। राजनीतिक विचारधारा के नाते बोल रहा हूँ, जो आदमी 2 बार विधानसभा हार गया हो, लोकसभा हारा हो, महापौर हारा हो, हरल्लों को लेकर हारी बाजी जीते हुए लोग जीतने की बात कर रहे हैं, जो सदैव हारने के लिए ही लड़ते हैं चुनाव। कांग्रेस में अभी कोई ऐसा नाम बचा नहीं था जो पैसा भी लगा ले, ऊपर भी पैसा दे दे, नीचे भी कार्यकर्ताओं को बांट ले। और कांग्रेस में पैसा चुनाव लड़ता है, विचार नहीं चुनाव लड़ता है, क्योंकि कांग्रेस का भी नारा आया है, अब न्याय होगा। तो मुझे लगता है कि 70 साल से लगभग देश में 77 साल के आसपास हमारी आज़ादी को हुए, उसमें लगभग
55 से 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, तो मुझे लगता है कि 55 से 60 साल तक शायद देश में मुजरा चल रहा था। शायद इसलिए कांग्रेस का नारा आया है कि अब हम न्याय होगा। तो न्याय होने की बात 5 साल में क्यों याद आई? 5 साल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से लोकव्यापीकरण हुआ है, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख बढ़ी है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, जिस प्रकार से उज्ज्वला का कनेक्शन हुआ है, जिस प्रकार घर घर लोगों की बिजली पहुंची है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो हमारी आरोग्य योजना है उसके माध्यम से जिस प्रकार से काम हो रहा है। अभी लक्की भाई कह रहे थे कि महिलाओं को विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। मैं लक्की भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि हम 10 दिन में किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे 2 लाख तक। कोई 10 किसानों के नाम वो अभी आपको बता दें जिनके कर्जे माफ़ हुए हों। एक बात। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि जहाँ तक वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन या निराश्रित पेंशन की बात है, उसको बढ़ाकर 1000 करने की बात कमलनाथ सरकार ने की थी। मुझे लगता है कि वो वादा भी अब झूठा हो गया है, क्योंकि वे भी अभी तक जो मिलती थी पेंशन वही मिलना बंद हो गई है। 56,000 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा था और बजट में मात्र 6,000 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार प्रावधान कर रही है। मुझे लगता है कि किसानों को सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। पूछ लेते हैं, किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई और उन्होंने कहा कि पैसा चुनाव लड़ता है कांग्रेस में, बहुत संगीन और बड़ा आरोप। मैं तो एक बात जानता हूँ, भाजपा का एक ही चाल और चरित्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो कि आवाज़ आखिरी की पंक्ति तक जाए, भले उसकी सुविधा जाए या ना जाए, पर आवाज़ जाए। आप ये कह रहे हैं किसानों को कर्जा माफ़ नहीं हुआ। आप किसी भी कलेक्टर ऑफिस में सूचना के अधिकार में डाटा निकला लें, 22 लाख किसानों के अगर अकाउंट में पैसे नहीं आए हों, अगर किसान को पैसे नहीं मिले हों, भाजपा के कई पेपरों में आया है, भाजपा के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जो किसान हैं उनको भी लोगों के बाकायदा अकाउंट में पैसे आए हुए हैं। झूठ बोलना कांग्रेस की नीति रीति नहीं है। कांग्रेस ये जरूर धीरे बोलती है, झूठ जोर से नहीं बोलती है, पर हमने वचन दिए हैं। पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस के रूप में ऐसा मिला है जो 90 दिन में आपके 75 से ज़्यादा वादे पूरे कर दिए हैं। अभी इन्होंने कहा विधवाओं को पेंशन नहीं मिलने लगी। जिन लोगों के नए फॉर्म कांग्रेस ने अपने ब्लॉक स्तर पे भरे हैं, मैंने विद प्रमाण दूंगा कि उनके 1000 रुपये चालू हो चुके हैं। हमने जिनको कहा है हमने कर्जा माफ़ किया है, हम कर्जा करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो वचन दिया है इस बार कि 72,000 रुपये मिनिमम आय की हम घोषणा जो करी है, वो घोषणा नहीं है, वचन है। घोषणा एक ऐसी होती है कि जो पूरी नहीं की जाती, वचन वो होता है जो संकल्प लेकर छोड़ा जाता है। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। आप ये निश्चय मान के चलें, मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ कि कांग्रेस ने जो वचन अभी मध्य प्रदेश कमलनाथ ने दिए वो पूरे हो रहे हैं, वो निरंतर दिख रहे हैं और वो पटल पे हैं। इसीलिए हम लोग आए हैं। अगर ये कह रहे हैं पैसा चुनाव लड़ता है कांग्रेस में, आरोप सही है? अगर पैसा ही चुनाव लड़ता होता तो 15 साल तक कांग्रेस की सरकार पहले ही बन जाती। कांग्रेस की सरकार इसलिए बनी है कि भाजपा में पैसे का बोलबाला इतना हुआ, खनन माफिया से लेकर छोटे स्तर तक भ्रष्टाचार की वो परम सीमा पार कर दी थी कि जनता त्रस्त आ गई। और इतनी त्रस्त हुई, इतने भयभीत हुई कि उन्होंने मध्य प्रदेश से इनको अपने घर भेज दिया और कांग्रेस को यहाँ पर सरकार बना दी। और मैं निश्चय बता रहा हूँ, मोदी जी के राज की जो बात कर रहे हैं, जो पहले भाजपा की राज की बात करते थे, एक व्यक्ति विशेष पे आकर ये भाजपा पूरी, जो इन्होंने अभी कहा था बीच में कि हमारी भाजपा में प्रत्याशी नहीं लड़ता, संगठन लड़ता, ये लड़ता। अरे भैया, जिस भाजपा का नाम पहले भाजपा भारतीय जनता पार्टी कहा जाता था, आज बड़ा शर्मनाक जिन है कि लोग ये कहते हैं कि भैया मोदी को वोट दो, मोदी सरकार को वोट दो। तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी गई कहाँ? मोदी जी की पार्टी हो गई है क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये मोदी जनता पार्टी है। मोदी जी हमारे नेता हैं और मोदी जी का कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं रहा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी से काम नहीं चला तो प्रियंका जी, और प्रियंका जी से भी काम नहीं चल रहा है तो अभी यूपी में राहुल गांधी के, केरल में नामांकन में तो प्रियंका जी के दोनों टेमरा और टेमरी भी जनसंपर्क में आपको दिखे होंगे मेरे ख्याल से करते हुए। तो ये परिवारवाद और पार्टी और विचार तो हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ विचार चलता है, पार्टी विचार पे चलती है। और लक्की भाई, मुझे लग रहा है कि थोड़े से आपको स्पष्ट होना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि वृद्ध पेंशन इनके राज्य में मिलती नहीं थी, अभी वृद्ध पेंशन नहीं मिल रही है। फिर आप कह रहे हैं कि 1000 रुपये मैंने जिसके फॉर्म भरा है उसको मिल रही है, और तो इसका मतलब हम ये समझे कि आप जिसके फॉर्म भराओगे उसको 1000 मिलेगी
और जिसके हमने भरवा रखे हैं उनको आप नहीं दोगे, तो क्या गरीबों के साथ बीजेपी और कांग्रेस करके हम विचारधारा पे काम करेंगे? क्या हम समाज में विमनस्ता पैदा करना चाहते हैं? क्या हम गरीबी को कांग्रेस और बीजेपी में बांटने का प्रयास कर रहे हैं? हम आखिर क्या चाह रहे हैं? मैं पुनः कहना चाहता हूं कि 1 नंबर विधानसभा से माननीय संजय शुक्ला जी विधायक हैं, उनका टिकट कट गया। पहले माननीय हमारी भाभी जी प्रीति अग्निहोत्री जी का टिकट हुआ। माननीय कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं संजय शुक्ला जी, उन्होंने खुलेआम मीडिया पे, आपकी अखबार में, आपके चैनल पे भी होगी वो क्लिपिंग, आप ढूंढेंगे तो उन्होंने कहा कि 1 नंबर का टिकट बिक गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का टिकट बिक गया है, उसके बाद वो टिकट चेंज हुआ, उसके बाद वो चुनाव जीते। तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, हम नहीं कह रहे, आपकी पार्टी के विधायक ने कहा था कि भैया कांग्रेस में टिकट बिकते हैं, कांग्रेस में, तो मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि बोली थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई हो संजू भाई की। टिकट बिकते हैं कि आपकी पार्टी? ये जो इनका आभास है ये निराधार है। अगर टिकट बिकते होते या खरीदे जाते या ये होता है ऊपर के नेताओं की पॉलिसी होती है, और उनकी जो पॉलिसी होती है वो जाने। पर जिसको टिकट मिलता है उसके लिए सब लग जाते हैं। जिनका इनने नाम लिया वो भी पूरी ताकत से ईमानदार के कांग्रेस के सिपाही थे, उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने वार्ड में चुनाव जिताया, कांग्रेस एकजुटता हुई, और इसी के कारण भाजपा का वो विधायक जो 10 साल से झूठ बोलता था, जोर से बोलता था और इतना बोलता था कि उसकी टोपी उड़ गई। तो ये हमारे कांग्रेस की जब एकता एक होती है, और मैं निश्चय महेंद्र भाई बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता से लेकर जो मंत्री बना हुआ कार्यकर्ता है वो अपने आप को कार्यकर्ता समझ रहा है, वो ज़मीनी स्तर पे है, वो अपने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सब दुर्भाव, जो मौलिक जो भी चीज़ें होती हैं उनको छोड़कर अपने प्रत्याशी को, पंजे को मजबूत करने के लिए वो चुनाव जिताने के लिए भिड़ जाता है। इसी का यही उदाहरण है कि पंकज संघवी जी हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी बने हैं उनके लिए छोटा कार्यकर्ता जो वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल का होगा और जो मंत्री लेवल का होगा, वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में आने वाले समय में आपको सड़कों पर काम करता हुआ दिखेगा कांग्रेस संगठन के लिए। वो इसलिए क्योंकि देश में जब से भाजपा 5 साल से आई है, उन्होंने देखा है, कार्यकर्ताओं ने अपने आप को देखा है कि आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति होता था वो उसके साथ छलावा होता गया। कई लोग लाइन में खड़े हुए, लाइन में खड़े खड़े नोटबंदी में बेचारे मर गए। आज ये बात करते हैं विकास की, जीएसटी के नाम पर धंधे, जो उद्योग धंधे थे उनसे पूछो, बेचारे लोग बर्बाद हो गए। इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ महेंद्र भाई कि दिल्ली में किसानों ने अपने खुद के या अपने मलमूत्र का वो करा। जो चीज़ें 5 साल में बीजेपी सरकार ने दिखाई है वो कभी नहीं देखी गई। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बड़े स्तर पे कि पूरे देश के जब से आज़ाद हुआ है हमारा देश, ये हिंदुत्व की बातें करते हैं। मैं खंडित ये बात को बड़े प्रमाण के साथ कहता हूँ कि इस 5 साल में इन्होंने आरक्षण के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़वाया है। कभी आपने सुना था कि हिंदू आपस में लड़ते हैं? पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू आपस में लड़ा है और देश को कहीं ना कहीं गरिमाई गिराई है। चलिए पूछ लेते हैं, क्या नोटबंदी, जीएसटी और कहा कि किसान जो है अर्धनग्न होकर देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है, बहुत सारे मुद्दे थे, 5 साल में इतना हड़कंप मचा दिया? मुझे लगता है कि मिस्टर बंटा ढार अभी भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके शासन में जिस प्रकार से किसानों की मोटरें, बैलगाड़ियाँ, उनकी बैल जोड़ियाँ, उनके घर की चद्दरें खींच ली जाती थी। किसान ये जो मई अप्रैल गर्मी का समय है वो इस समय घर पे नहीं मिलता था, वो खेत में जाके बियाबान जंगल में जाके बैठा रहता था। उसको डर रहता था कि बैंक के अधिकारी आएंगे और मेरी इज्जत ख़राब करेंगे, मेरे घर से मेरी सामान उठाकर ले जाएंगे, जेवर ले जाएंगे, टीवी ले जाएंगे, बैल जोड़ी ले जाएंगे। किंतु मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने किसानों खेती को फ़ायदे का धंधा बनाया। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने जो किसानों के लिए किया था, जो देश की सरकार किसानों के लिए कर रही है, मैं मोदी जी नहीं, मैं मोदी जी के भी पहले के 2 कदम और आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वे दिवंगत हो चुके हैं, किंतु उन्होंने जो फसल बीमा योजना लेकर आए, किसान उस चीज़ को आज भी आत्मसात करता है। इस देश में टीवी का, मोबाइल का, लूना का, स्कूटर का, बाइक का बीमा होता था, किंतु जिस फसल को किसान अपने खून से सींचता है, आधी रात को जागता है, सुबह जल्दी उठता है, उस फसल का कभी बीमा नहीं होता था। उस फसल का बीमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। अभी हमारे घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में हमने किसानों को पेंशन देने की बात की है, जल आयोग बनाने की बात की है, असमानताएं दूर करने की बात की है। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, जहाँ तक राम मंदिर की बात है, जहाँ तक SC ST एक्ट की बात है,
मुझे लगता है कि SC/ST एक्ट को लेकर जितना छाती पीटने का काम और रोने का काम कांग्रेस के नेताओं ने करा, और जिस प्रकार का जातिवाद कांग्रेस आज भी कर रही है, कांग्रेस आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा और सपा से जो क्षेत्रीय दल हैं जिनकी राजनीति केवल और केवल जातिवाद के आधार पर चलती है, उन दलों के साथ गठबंधन करने की कोशिश करती है। और जब दोनों ही दल कांग्रेस के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार करते हुए दीनहीन की तरह उन्हें 2 सीट तस्तरी में रख कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का स्वाभिमान उस समय जागना चाहिए था। मुझे लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस का स्वाभिमान नहीं जागा। खैर कोई बात नहीं, वे सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। मुझे लगता है कि एक समय था जब कांग्रेस इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हुआ करता था। आज उसके लिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि वे 2 सीट सपा और बसपा के रहमो करम पर उत्तर प्रदेश में उसको मिल रही है, और ये केंद्र में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं जो केवल 230 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो 230 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो स्पष्ट बहुमत की बराबर की सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रही है, और हमने गठबंधन का दौर देखा है। हमने देखा है देवेगौड़ा जी को, हमने देखा है चंद्रशेखर जी को, हमने देखा है VP सिंह जी को। 2, 3, 4, 5, 7 महीने के अंदर इस देश में चुनाव देखे हैं, 13 महीने में चुनाव देखे हैं, 3 साल में चुनाव देखे हैं। और हम तो इसमें भी सुधार की बात करते हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि चुनाव भी एक साथ होना चाहिए। और मुझे लगता है कि किसानों का ये जो आंदोलन की बात लक्की भैया कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आंदोलन होना था, और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ होगा, क्योंकि हम तो किसानों को भाग्य विधाता मानते हैं। वे अन्नदाता हैं, वे देश के भाग्य विधाता हैं। और हम किसानों के लिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी कहते थे कि हम तो सब कुछ लुटा देना चाहते हैं, और उन्होंने लुटाया भी। किंतु मैं कांग्रेस से केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो आपने 2 लाख रुपए की आपने बात की थी वो आपने काम नहीं किया, आपने वो कर्ज माफ़ी नहीं की। एक दूसरा, पिछली बार हमने गेहूं जो खरीदी की थी वो 1735 रुपये केंद्र का मूल्य था, और 265 रुपये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने दिए थे। इस प्रकार वे 2000 रुपये के अंदर इस बार पिछली बार गेहूं खरीदी हुई थी। इसी प्रकार चना, सोयाबीन, और इसमें भी हमने 500 रुपये ज़्यादा प्रोत्साहन राशि रुपये देकर उसे खरीदा था। इस बार केंद्र की सरकार ने समर्थन मूल्य 1840 रुपये घोषित किया है। मुझे लगता है कि उसमें 265 रुपये और मिलाए जाने चाहिए थे, किंतु कमलनाथ की सरकार ने उसमें केवल 160 रुपये मिलाए। तो 100 रुपये प्रति कुंटल का ऑलरेडी कमलनाथ की सरकार किसानों का घाटा कर रही है। जो गेहूँ 2100 रुपये, 2110 रुपये, 2105 रुपये खरीदा जाना चाहिए था, वो 2000 के भाव में खरीद रही है। तो यहीं पे इनकी मानसिकता समझ में आ रही है कांग्रेस पार्टी की। समय की कमी है, विरोधाभास बहुत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे लकी वशिष्ठ जी? आप कुछ बाकी रह गया कहने? कहना ये रह गया है कि अगर हम किसान विरोधी होते, हम उद्योग विरोधी होते, और ये इतने अच्छे होते कि इनकी सरकार ने इतने विकास, युवराज सिंह चौहान ने ढेर विकास किया होता, किसानों को लाभान्वित किया होता, तो भैया ये एक बदलाव नहीं होता। हमेशा जीवन में, राजनीतिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, सांसारिक जीवन में सत्यता को कबूल करना चाहिए। सत्यता को क्यों नहीं कबूल? परिवर्तन हमारे पास मतदान हमको खूब मिला है, कांग्रेस से ज़्यादा वोट हमारे पास हैं। हम संख्या बल में 2, 4, 25, 50 वोट से 2, 4, 8 सीटें हमारी इधर उधर हो गई हैं कांग्रेस की। उसमें भी जातिवाद की राजनीति, झूठ और फरेब की राजनीति, और कांग्रेस की फूट डालो और राज करो की नीति। मैं पुनः कहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार, आज भी लोग ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी की सरकार वापस आनी चाहिए। अभी तो इनकी सरकार गिरा देंगे क्या? सरकार खुद गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी। ख्याल अच्छा है दिल को बहलाने के लिए। क्या होता है, ख्याल देखने से कुछ होता नहीं है। जो सत्यता है वो सत्यता ये है कि ये कमलनाथ की सरकार निरंतर पूरे 5 वर्ष चलेगी, और आने वाले जो वादे वचन कमलनाथ जी ने, सरकार कांग्रेस ने दिए हैं, वो सब पूरे होंगे। और सुमित, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो शिवराज सिंह चौहान ने माफिया राज चलाया था, जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार राज चलाया था, उसका खात्मा ये कमलनाथ सरकार करेगी। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में, जिसकी हम प्रचंडता की बात कर रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव में हमारी अभी 3 से 4 सीटें हैं। मैं निश्चय ही आपको सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, दिल्ली में सीटें देगा, इसका मैं विश्वास आपके चैनल पे दिला रहा हूं। और ये भ्रष्टाचार की सरकार जो खत्म हुई है और बदलाव आया है, ये बदलाव देश में भी दिखेगा। ये बदलाव देश में दिखेगा।
बिल्कुल ये बदलाव दिखना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रवीण कक्कड़ जी क्या आधी रात को मध्य प्रदेश की पुलिस कमलनाथ के कहने पे सीआरपीएफ को रोकने पहुंच जाती है। प्रवीण कक्कड़ जी के वहाँ जो पैसा पकड़ाया, मुझे लगता है कि वो अभी ट्रांसफ़र उद्योग जो मध्य प्रदेश की सरकार में चल रहा था और बेतरतीब तरीके से अधिकारियों और कर्मचारियों से जो मोटी रकम वसूली गई थी वे कमलनाथ जी के ओएसडी क्या मिली है। एक बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि प्रवीण कक्कड़ जी और उनके तमाम लोग वे इस बात को साबित कर रहे हैं। उसके बाद कमलनाथ जी कहते हैं कि उसमें से एक भाजपा का कार्यकर्ता था, तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी इतने भी भोले नहीं हैं कि रात को बोलते हैं कि नहीं नहीं इसके यहाँ सीआरपीएफ इसको पकड़ के नहीं ले जा सकती, सुबह कहते हैं कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। तो इतने भोले भाले, इतने सादे सादे, ऐसा लगता है कि राजा हरिश्चंद्र जी आजकल भोपाल में आ गए हैं कमलनाथ जी के रूप में। किंतु मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर बंटा ढार को जिस प्रकार से इन्होंने भोपाल में फंसाया है, दिग्विजय सिंह जी ने को जिस प्रकार से चुनाव लड़ाकर कांग्रेस ने अपनी जो सुपर सीएम वाली जो कहावत थी, कमलनाथ जी ये घोषित करना चाहते थे कि दिग्विजय सिंह जी सुपर सीएम नहीं है, सीएम मैं ही हूँ, और ना कोई शेडो सीएम गुना से जो लड़ रहे हैं उनके प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। तो कांग्रेस में तो 3-3 सीएमओं का झगड़ा है। ज्योतिरादित्य जी अलग सीएम हैं, उधर हम देखें तो दिग्विजय सिंह जी सुपर सीएम हैं, कमलनाथ जी सीएम हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में वक्त बदलाव का आएगा और कमलनाथ की नहीं, केवल कमल की सरकार चलेगी। कमलनाथ की नहीं, कमल की सरकार। ये सीएम के ओएसडी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? इनकम टैक्स छापा पड़ कैसे गया? इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, उनने बगैर जांच कराई। कपिल सिब्बल जी कोर्ट आए, उन्होंने उसको चैलेंज करा, और अगर वो गुनहगार हैं तो प्रजातंत्र में संविधान है, उनको सजा मिलेगी। अगर उनने करा होता तो ये खूब नाचते। एक दिन मीडिया ने बताया, उसके बाद वो मामला ही चला गया, कुछ मिला ही नहीं। भैया इनका काम है कि कैसे ना कैसे लोगों को भ्रमित करो। बदले की राजनीति थी क्या? ये 100% बदले की राजनीति थी। नहीं तो भैया भाजपा के जो भूमाफिया, रेत माफिया, उनके यहाँ डलवा लो, मालूम पड़ जाएगा कितना। और अभी एक बात इन्होंने कही, दिग्विजय सिंह जी को फंसा दिया। अरे भैया एक बात बताओ मुझे कि उनके सामने भाजपा का कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। भाजपा में इतने जमीनी नेता हैं, भोपाल पूरा भाजपा का गढ़ माना जाता है, इतनी बार तो आपका सांसद बन रहा है, भाजपा में कोई नेता ही नहीं था। प्रज्ञा जी को लेके आ गए, साध्वी अच्छी पूजा पाठ कर रही थी। क्यों लेके आए? कोई मिला नहीं क्या कैंडिडेट? लक्की भाई वो तो पूजा पाठ ही कर रही थी। दिग्विजय सिंह जी ने उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के उन्हें प्रेरित किया कि इस गंदी राजनीति के कचरे को आके साफ करो, और वह भोपाल में इस गंदी राजनीति का जो कचरा है उसे साफ करने के लिए आई हैं। और वे संत हैं, और भ्रष्टाचारियों का, फरेबियों का, धोखेबाजियों का अब अंत होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि साध्वी प्रज्ञा सिंह जी हमारी जो दीदी हैं वे ऐतिहासिक मतों से जीतेंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता मिस्टर बंटा ढार को भूली नहीं है। माननीय दिग्विजय सिंह जी के शासन में इंदौर से भोपाल और भोपाल से सागर, और मुझे लगता है कि 2-3 घंटे के लिए बिजली आई और गई, वे दौर हम भूले नहीं हैं। हम लालटेन युग के उस दौर के विद्यार्थी हैं, और उस दौर में हमने लालटेन युग में पढ़ाई की है, उबड़ खाबड़ सड़कों में रहे, स्वास्थ्य शिक्षा सब समाप्त हो गया था। यहाँ पर क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि साक्षी जो है जीतेंगी, मतलब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जीतेंगी, आपका क्या? जिस चीज़ पे भाजपा राजनीति करती है अब लोग समझने लग गए हैं। लोग, हिंदू इतना जाग चुका है, हर धर्म के लोग जाग चुके हैं। लोगों का भी समझ में आने लगा है कि भाजपा की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति ये 2 धाराएं हैं। कांग्रेस की राजनीति 5 उंगली बराबर होती है, पंचपुरुष में चलती है, मतलब सबके साथ। और भाजपा की राजनीति चुनाव में मंदिर, मस्जिद, धर्म। अरे भैया एक सांसद बनाना है, दिल्ली में वैसा आदमी भेजना है कि जो समाज के लिए काम करे, जो अपने भोपाल के लिए काम करे, भोपाल में आने वाली उनकी सुविधाओं को बढ़ाए। अब जो साधु संत एक वहाँ बिठा रखे हैं यूपी में, योगी नाथ जब से आए हैं, जब से यूपी का क्या हाल हो गया है। चलिए कौन बनेगा पीएम अभी बता दें। आप ये मान के चलें, निश्चय ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देश के पीएम बनने जा रहे हैं। और कांग्रेस मजबूत है, और ये जो खुलावी पुलाव पका रही है भाजपा, पका लिए अच्छे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जो शाइन इंडिया की बातें करते थे, अटल जी शाइन शाइन शाइन, और ऐसा शाइन हो गया था ना, वैसे ही अपन जब रिजल्ट आएगा उस दिन आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। परिवर्तन निश्चय ही है, हर आदमी जाग चुका है। प्रजातंत्र में आदमी अपने वोट की कीमत अब समझ चुका है, उसको वोट किसको देना है, कैसे देना है। जो मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, उन्हें देना है, कि जो देश के लिए सब लोगों की बात करते हैं उन्हें देना है। कौन बनेगा पीएम? बहुत संक्षिप्त में जाते जाते देखिए, ये लक्की भाई ने कहा, ये बात ठीक है कि देश अब 2 विचारधाराओं पे चल रहा है, एक देशभक्तों की और एक देशद्रोहियों की। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की बात कर रही है,
हम कह रहे हैं कि सेना का मनोबल बढ़ना चाहिए, एयर स्ट्राइक हुई है तो सेना के जवानों का मान सम्मान बढ़ना चाहिए। हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर से सेना हटा लेंगे, ये कहते हैं कि धारा 124 से हटा देंगे, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा वाली धारा है वो। मुझे लगता है कि ये देशद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों का मान सम्मान करना चाहते हैं। ये हाँ, अफजल को, लादेन को जी, सईद साहब और इस प्रकार के जो शब्द बोले जा रहे हैं, गुरु को गुरु जी, तो इस प्रकार के आतंकवादियों को जो महिमा मंडित करने का कांग्रेस काम कर रही है, जिस प्रकार से टुकड़े गैंग की मदद कर रही है, जिस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस जाकर खड़ी हो रही है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से कि इस देश में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, और जो लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री करे, मैं परमपिता भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उनके घर, उनके यहाँ का बेटा नरेंद्र मोदी जैसा हो जाए। और जो लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ राहुल गांधी हो, तो उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके यहाँ राहुल गांधी जैसा बेटा पैदा हो जाए। कहाँ पर राहुल गांधी में दम है और कितना दम यहाँ पर नरेंद्र मोदी में, ये देश की जनता को तय करना है। लेकिन मुद्दे अपने अपने हैं, विचार अपने अपने हैं, क्रांति यहाँ पर चुनावी है। देखना बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से 23 मई की तारीख को देश की नई दिशा और दशा यहाँ पर मिलेगी। फिलहाल मुझे यहाँ पर जो है समय यानी कि घड़ी का कांटा इजाजत नहीं देता कि और मुद्दों पर बात करूं, लिहाजा ओवर टू स्टूडियो।